हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इतिहास पर कई वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख लें तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम सीरीज से चल रहे हैं, एक लाइन से आपकी सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। तो हमने उससे पहले, इस वाली वीडियो से पहले, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है और उनकी पुस्तक का क्या नाम है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने उन चीजों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ी थी, हमने आद्य ऐतिहासिक पढ़ी थी, ऐतिहासिक काल पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि आज जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3 भागों में बटा है, जिसमें हमने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो उसको देखा था। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर एक डिटेल में वीडियो लाएंगे, क्योंकि इस जो ये टॉपिक है इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे या पहले के आप पेपर प्रीवियस वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर करने के हमने इसमें प्रयास किया है। तो चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ी है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल था इसे हम पूर्व पाषाण भी काल कहते हैं, क्योंकि पाषाण काल जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो इतिहास का आरंभिक जो काल है उसे किस नाम से जाना गया, किस वजह से, किस काल से जाना गया, तो उसे क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल। जैसे आपको कह सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का प्रारंभिक समय भी कहा जाता है या प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपसे देखते हैं। अगर इसके समय की बात करें, इसके काल का जो निर्धारण किया गया है उसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा। तो काल आपका 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो समय है, जो इसका कार्य, जो इसका काल है वो क्या है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि 20 लाख ईसा पूर्व मान लिया और 12,000 ईसा पूर्व से मान लिया और 12,000 ईसा पूर्व जैसे ही पूरा हुआ अगला जो दिन आया तो एकदम से बदल गया आपका मध्य पाषाण काल। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो इसमें कुछ समय जैसे जैसे बीतता है तो एक अनुमान से बताया जाता है कि इतने समय तक ये काल रहा होगा, उसके बाद में दूसरा काल शुरू हुआ होगा। यानी कुछ सुधार होने लगे, कुछ विकास होने लगे, उस वजह से हमने समय को बांट दिया। मानव की जो विभिन्न दैनिक गतिविधियां थी उसमें कुछ चेंजेस आए, तो उस वजह से हमने दूसरे भाग में बांटा, यानी मध्य पाषाण काल में। फिर कुछ और सुधार हुए तो वो नव पाषाण काल आया। इस तरह से हमारे समय को विभाजित किया गया है, जो इतिहास है उसको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल से जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन पे मैं बात करूंगी और सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रीवियस पेपर उठाना और उसको सॉल्व करके देखना, तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरा पाषाण काल पे। तो समय की बात या काल की बात कही गई है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, ये एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो डेट है वो मतलब आपको कई बुक्स में अलग अलग तरह की बताई जाती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लिखी मिल जाएगी। कहीं पे 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 होगा, तो कहीं पे 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000, कई तरह के आपको मिलेगा, क्योंकि इसका सही अनुमान लगा पाना पॉसिबल नहीं हुआ है ना। तभी बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर जो टाइम है वो इंसान कोई नहीं बता सकता, तो एक अनुमान के आधारित पर बताया जाता है। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व आपको मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन काल किसी भी क्वेश्चन में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आसपास का आपका ऑप्शन होगा इस एज का, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका। तो ये क्या है, पूरा पाषाण काल इतिहास का प्रारंभिक समय है, यानी इतिहास का जो शुरुआत हुई है वो पूरा पाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीवन। तो उस समय जो मानव था, जो उस समय जो जीवन जी रहा था, जो मानव, जो मनुष्य उस समय जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो जीवन कैसा था, तो कैसा था, अस्थिर था। उसका जो जीवन था वो अस्थिर था, यानी वो कैसा मनुष्य था, खाना बदोश था, खाना बदोश, या कहीं कहीं आपको खाद्य संग्राहक भी मिलेगा। खाद्य संग्राहक क्यों, क्योंकि जैसे जब मनुष्य हुआ करता था तो वो कबीले में रहा करता था, और उसका जीवन अस्थिर क्यों था, क्योंकि उसे तब पहले कृषि नहीं जानता था, तो कृषि करना नहीं जानता था। जब वो खाना बनाना, ये सारी चीजें, वो चीजें नहीं जानता था, तो उस समय वो स्थिर कैसे रह सकता था, क्योंकि मनुष्य कबीले में रहा करता था और
जो जानवर हुआ करते थे उसका शिकार कर करके क्या करा करता था, अपने जीवन को पाला करता था, अपनी जिंदगी को चलाया करता था। लेकिन जब जिंदगी को चलाने के लिए जानवरों का शिकार किया करता था तो वो जानवर, क्योंकि मनुष्य कबीले में हुआ करते थे और जानवर वो चीजें समझ गए थे, तो जानवर क्या करते थे, जहाँ पर ये कबीला या शिकार करने वाले लोग रहा करते थे उस जगह को छोड़ के शिकार जानवर भाग जाया करते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस तरह से अब मनुष्य शिकार करता था, मनुष्य को तो खाने के लिए क्या चाहिए, तो खाना भोजन चाहिए, तो वो भी उसी तरह से जहाँ पशु जाया करते थे तो वहीं वो भी उनके पीछे पीछे चला जाया करता था, क्योंकि जहाँ पशु होंगे वहीं उनका जीवन संभव होगा, क्योंकि वो खाएंगे पिएंगे क्या। इसलिए मनुष्य क्या था, उसका जो जीवन था अस्थिर था, यानी यहाँ से वहां इस तरह से वो लोग रहते थे। हमारे यहाँ हम लोगों की तरह नहीं कि एक जगह पे रहने लगे, वहीं पे घर परिवार बना लिया, अपना घर बना लिया, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय मनुष्य का जीवन कैसा था, अस्थिर था। ठीक है, तो पहला आपसे क्वेश्चन यही बन जाता है कि जीवन कैसा था, तो अस्थिर था। दूसरी चीज, कैसे लोग थे, खाना बदोश थे। खाना बदोश वही होते हैं जो भोजन के लिए एक से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान जाते रहते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में क्या किया करते थे, तो भोजन उनका कैसा था, तो शाकाहारी का था, मांसाहारी था, यानी वो शिकार कर करके क्या करते थे, अपने भोजन किया करते थे। और इन्हें आखेटक भी कहा जाता है, शिकारी इनका जीवन था, शिकार करके अपनी जिंदगी को पाला करते थे। चलिए औजार की बात करें तो औजार से आपसे बनता है, जो ये पाषाण काल में बांटा गया है, मैंने कल ही बताया था कि पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जो पाषाण के जो पत्थर बने हैं, उन पत्थरों के पत्थर हैं और उन पत्थरों से जो औजार बनाए गए हैं, औजार की जिस तरह की बनावट है उसी आधार पर समय को बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल यानी पत्थर से औजार बनाए गए हैं, कुछ अलग तरीके के बने होंगे। जब मध्य पाषाण काल में मनुष्य आया तो उसके जो औजार होंगे वो अलग तरीके के, क्योंकि थोड़ा विकास होगा जरूर, वक्त के साथ हर चीज में विकास होता है, तो वो विकास। और फिर जब नवपाषाण काल में आए तो और सुधार चीजों में हो गए। तो जो औजार बनाए जा रहे थे, जो पत्थर के, वो पत्थर के बनाए जा रहे थे, इसलिए समय को किस नाम से कर दिया, तो पाषाण काल के नाम से विभाजित किया गया। तो उसमें 3 भागों में आपने देखा कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तो उनके औजारों में भी अंतर आता रहा। और ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके औजार किस तरह के बने होते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनके औजार कैसे थे, पाषाण का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग किया करते थे, और कैसे होते थे, तो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े हुआ करते थे और बेडौल से हुआ करते थे, यानी कोई उनका अच्छा शेप नहीं हुआ करता था, बड़े बड़े से बने होते थे, बहुत बेडौल से, कोई शेप नहीं था अच्छा, तो ऐसे बने हुआ करते थे। उन औजारों का ये क्या करते थे, प्रयोग करते थे अपने शिकार करने में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं उपलब्धि। तो इससे पूछा जाता है पूरा पाषाण काल की क्या उपलब्धि है, क्या उन्होंने ऐसी काम किया, तो उसका जो उपलब्धि जानी जाती है, उपलब्धि के नाम से तो आग की खोज मानी जाती है, क्योंकि इसी पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। ठीक है, तो आग की खोज तो हो गई थी, और एक चीज और, इन्होंने चित्रकारी करना भी इन्होंने क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। जो उस समय की हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि वहां पे शिकार करते थे वो लोग, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, क्योंकि उन्होंने कुछ गुफाओं में क्या बनाए हैं, अपने चित्र बनाए हैं। जिस तरह से उन्होंने चित्र बनाए हैं तो उससे पता चलता है कि वो क्या करा करते थे, शिकार किया करते थे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो चित्रकारी करना प्रारंभ किया। साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पश्चिम भारत की सोहन घाटी से। कहाँ से, पश्चिमी भारत की सोहन घाटी से हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि उस समय पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपसे सीधे सीधे नाम पूछा जाता है, तो पश्चिमी भारत की सोहन घाटी से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चौतेरा स्थान। जो सोहन घाटी है वहां पे अगर उसके और डीप में जाए तो चौतेरा एक स्थान है, वहां से हस्त कुठार और शल्क के क्या है, पाए गए। तो हस्त कुठार और शल्क कहाँ से पाए गए, यहीं से पाए गए हैं। कौन सा स्थान है, तो सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मनोरंजन। तो उस समय जैसे इस समय क्या है, तो मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत चीजें अवेलेबल हैं, तो हम इसके लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स देखते हैं, कुछ यूट्यूब देखते हैं, तो हमारे पास मनोरंजन का है कुछ ना कुछ। उसी तरह से उस समय वो लोग कैसे मनोरंजन किया करते होंगे, क्योंकि सारे दिन काम तो नहीं करेंगे, काम भी नहीं उनके पास, क्योंकि उनकी जिंदगी जीवन कैसा था, अस्थिर था, कुछ नहीं था उनके पास। तो वो अपने जिंदगी को जो मनोरंजन है वो किस तरह से किया करते थे, तो मनोरंजन करने का भी उनका एक ही साधन था,
शिकार। तो वो क्या किया करते थे, वो लोग कबीले में मिलकर एक शिकार किया करते थे, और जब वो शिकार हो जाता था तो साथ में मिलकर वो सब क्या करते थे, नाचा करते थे, डांस किया करते थे। वही उनका क्या है, तो मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन का साधन भी उनका क्या था, शिकार था। शिकार करके वो बहुत खुश हुआ करते थे और नाचा करते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पल्लावरम। तो पल्लावरम भी एक स्थान है जहां से क्या है, प्रथम भारतीय, ये बात ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो पल्लावरम से सर्वप्रथम प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन की कलाकृति की खोज हुई है। तो भारतीय पूरा पाषाण की बात करें तो आपको कलाकृति की खोज पल्लावरम में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो एक चीज और याद रखना है, जो उनके औजार थे वो क्वार्टजाइट के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी क्वार्टजाइट के बने हुए थे, एक पत्थर का था उससे बने हुए थे, इसलिए क्वार्टजाइट के पत्थरों का भी प्रयोग माना जाता है औजारों में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो जो मध्य पाषाण काल है वो क्या है, तो यानी पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल में जब जा रहे थे तो बीच का जो समय था, जो पूरा पाषाण काल से नव पाषाण जाने में जो बीच का समय था वो क्या कहलाया, तो मध्य पाषाण काल कहलाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो काल आपका पता क्या हो जाएगा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको कुछ और भी लिखा मिल जाएगा, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुक में देखेंगे तो कई बुक्स में आपको अलग अलग तरह का डिफाइन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये काल बहुत ना ही पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन इस चीजों से बनते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो 1867 में सीएल कार्लाइल ने 1867 में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल की खोज की। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो भोजन इनका भी क्या था, तो ये शिकार करके अपने भोजन किया करते थे, और ये कैसे थे, शिकारी थे, आकेटक थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं औजार पे। तो औजार कैसा हो जाएगा, औजार हो जाएंगे पाषाण के बने हुए या हड्डी का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि जो जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें किसी चीज की तो जरूरत होगी। जानवरों को ऐसे तो पकड़ नहीं लेंगे जब तक उन्हें मारेंगे नहीं, तो पाषाण से बने हुए या हड्डी का प्रयोग करके वो क्या करते थे, पत्थरों से अपना एक औजार बनाया करते थे। ठीक है, औजार बनाते थे। अब औजारों में देखिए वक्त के साथ क्या हुआ, सुधार हुआ। हर चीज में वक्त के साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीजों में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले जो मानव था वो कैसे औजार बनाता था, तो बड़े बड़े बनाता था, बेड हॉल बनाता था, कोई उस तरीके के नहीं बने होते थे। लेकिन जब इस समय में आया, जब वक्त में थोड़ा और सुधार आया, लोगों में क्या हो गया, तो वो कैसे बनाने लगे, छोटे छोटे बनाने लगे, नुकीले टाइप के बनाने लगे। तो औजार कैसे हो गए, औजारों में सुधार आया, छोटे और नुकीले औजार का प्रयोग करने लगे। तो इस वजह से ये वो किस काल में उसे रख दिया गया, तो मध्य पाषाण काल में रख दिया गया। अब बात करते हैं, तो आग की खोज तो यहाँ पे हो गई थी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग की खोज का सही रूप से प्रयोग किसने किया है, तो कहाँ से शुरुआत हुआ है आपका आग की खोज का प्रयोग, जो आग का हुआ है वो किसमें हुआ है, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साक्ष्य की। तो हमसे पूछा जाता है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं इस पे। तो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित एक सराय नहर है, वहां से आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहदहा से प्राप्त हुए हैं, तथा दमदमा से भी प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। तो आपसे ये पूछा जाता है सराय नहर, मेहदहा या दमदमा से कहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो मध्य पाषाण काल के हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूरा पाषाण के, तो पूरा पाषाण आप देख ही लेंगे, सोहल घाटी से आपके पूरा पाषाण काल के हुए। चलिए बात करते हैं, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाण कालीन स्थल है, कौन सा हो जाएगा, तो भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाण कालीन स्थल आपका बागौर माना जाता है। तो किसको माना जाता है, भारत के सबसे पुराना मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर को माना जाता है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है, और आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां से माना जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है। तो यानी भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाण कालीन स्थल की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, बागौर है, राजस्थान है, आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और ये दोनों ही जगह से आपको किस चीज की प्राप्ति हुई है, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साक्ष्य की बात करें तो ये सारी चीजें, सारे स्थान आ जाएंगे साक्ष्य में। अगर पशु का नाम ले ले तो आपको ये ध्यान रखना है, बागौर और आदमगढ़ का नाम याद रखना है। अगर आपके साथ भारत के सबसे पुराने की बात कर दें तब भी आपको बागौर और आदमगढ़ का नाम याद रखना है।
और अगर आपसे कुछ भी ना लगा हो और ऑप्शन में आपके सराय नहर, रहर हो, महदहा हो, या फिर आपका इधर का कोई रख दिया जाए या इधर का कोई रख दिया जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि इन सारों चीजों से जगह प्राप्त हुई। प्रतापगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, सराय नहर से भी प्राप्त हुए हैं, महदहा से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं, बागौर, आदमगढ़ यहाँ से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो प्रथम पशु, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बागौर और आदमगढ़ से किसके आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, पशुपालन के। इसका मतलब पशुपालना स्टार्ट कर दिया होगा, पशुपालना शुरू कर दिया होगा, तभी तो ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे कई दफा बार बार पूछा जाता है कि कौन सा पशु है ऐसा जो सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया, मतलब पशु पालना शुरू किया। तो पहला ऐसा कौन सा पशु है जिसको मानव ने सर्वप्रथम पालना शुरू किया? तो क्या वो गाय थी, क्या बकरी थी, भैंस थी? तो ऐसा कुछ नहीं था। सर्वप्रथम मानव ने क्या किया है, पशु पालना कौन सा किसको प्रारंभ किया? तो कुत्ते को पालना प्रारंभ किया, सर्वप्रथम कुत्ते को पालना शुरू किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल क्या है? नव से यानी आपका नया पाषाण काल। तो मध्य से जब आप यहाँ पे आए नव पाषाण में, तो कहीं कहीं पे क्या था, पुराने लोग जैसे लोग स्थित हैं। अब हर चीज में, हर इंसान में सुधार नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे शहरों का विकास ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, जबकि गांव वाले अभी भी उनकी सोच और उनके जो विकास है उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा होता है। समय एक ही होता है, कहीं कहीं पे विकास ज्यादा हो रहा होता है, कहीं कहीं पे नया हो रहा होता है। तो क्या हो रहा था, यही नवपाषाण काल था। तो आपका समय की अगर बात करें तो 10,000 से 3,000। तो जो विकास हो रहा था, कहीं कहीं पे क्या हो रहा था, विकास ज्यादा हो रहा था, तो कुछ लोग क्या ज्यादा हो रहा था तो नवपाषाण काल हो गया। और कहीं पे विकास उसी तरह से चल रहा था जो मध्य पाषाण काल में चल रहा था, वहां विकास कम हो पा रहा था। तो ये जो काल है वो नवपाषाण काल वाला संक्रमण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं शुरुआत बढ़ रही होती है तो कहीं वो पीछे स्पीड कम होती है। तो ये इस कारण नवपाषाण काल माना जाता है। अब जीवन की बात करें तो जीवन में और सुधार आ गया। जीवन में कैसे सुधार आ गया? तो जीवन कैसा था, स्थिर होने लगा। यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो मानव का जीवन कैसा था, अस्थिर था, यानी खाना बदोश था, यहाँ से वहां खाने के लिए जाया करते थे। और यहाँ पे कैसा जीवन हो गया, तो स्थिर हो गया। स्थिर यानी स्थिर जीवन, जैसे अब इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, वहां पे स्थिर जीवन हो गया, यानी निवास प्रारंभ कर दिया, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, एक जगह पे स्थल बना लिया जहां वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो स्थिर इनका जीवन कैसा हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से वहां नहीं जाना पड़ता। तो जीवन उनका कैसा, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका जीवन नवपाषाण कालीन जो युग था उसका जीवन मनुष्य का कैसा था, तो स्थिर था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, तो पशु का आपके साक्ष्य यहीं से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब और सुधार हुआ, क्योंकि शुरुआत पशु से, कुत्ते से शुरुआत हुई, फिर और पशुपालन होने लगे, है ना। तो पशुपालन की शुरुआत अच्छे से शुरुआत यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो शुरुआत सारी अच्छे से यहाँ पे हो गई। अब बात करें तो कृषि की शुरुआत, तो आपसे बहुत ही बड़ी उपलब्धि इनकी क्या थी, कृषि थी यहाँ पे, और कृषि की शुरुआत हो गई थी। कृषि की शुरुआत हो गई तो आप समझ सकते हैं कि जीवन स्थिर होना ही है, क्योंकि पहले क्या था, मनुष्य क्या था, पशुपालन का शिकार कर करके अपनी जिंदगी को जीता था। अगर वहां से पशु चले जाते थे, कहीं और भाग जाते थे इनके डर से, क्योंकि ये उनका क्या करा करते थे, शिकार किया करते थे। तो जब वो कहीं और चले जाते थे तो मनुष्य भी वहीं जाकर बसता था जहाँ पे जानवर हुआ करते थे, क्योंकि वहीं उनका भोजन है। लेकिन क्या हुआ, जब कृषि का विकास हो गया, कृषि करना सीख ली, यानी खेती करना सीख ली, तो अब उन्हें क्या हो गया, उनका जीवन में स्थिर आया, सुधार आ गया, क्योंकि वो स्थिर हो गए। क्योंकि कृषि करेंगे, अब वहां से जहाँ पे कृषि करी है तो एक जैसे ही लगाया वैसे ही तो बीज बोया, फौरन आपको खाने पीने की चीजें नहीं आ जाएंगी। तो पहले बोया जाता है, कई महीने वहां पे रुका जाता है, कई महीनों के बाद उसकी फसल आती है। तो जीवन वही हो गया, यानी मनुष्य एक जगह पर निवास करने लगा था। उसी वजह से वहां पे कृषि की शुरुआत हो गई, कृषि करना सीख गए। जब कृषि करना सीख गए तो उन्होंने यहाँ से वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि खाने का उनका प्रबंध होने लगा था। कृषि सीख ली थी, खेती करना शुरू कर दी थी। औजार की बात करें तो औजार, इसमें और भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मनुष्य पूरी तरह से उसने शिकार करना छोड़ दिया होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि कृषि की भी शुरुआत हो गई थी, उन्होंने खेती बाड़ी भी करना शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, तो औजार किसके बनने लगे, अब स्लेट के बनने लगे,
और भी नुकीले और भी सुडौल होते चले गए, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा बहुत हुआ, यहाँ पे टेढ़े बेढ़े मोटे से बने हुए थे, यहाँ पे कुछ सुधार आया, उससे थोड़े कम में हो गए। और जब यहाँ पे आए तो पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से औजार बनाना उन्होंने शुरू कर दिए, स्लेट के बनने लगे और भी नुकीले हो गए और एक सुडौल हो गए, तो उनमें जिससे शिकार आसानी से किया जा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपलब्धि की। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैंने आपको बताया, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी कृषि हो जाएगी, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पहिए की खोज। तो पहिए की खोज आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पहिए की खोज हुई तभी जाके क्या हुआ, मनुष्य के जीवन एक तरीके से सही रूप से सही तरह से चलने लगा। क्योंकि अब मनुष्य को क्या हो गया था, पहिए की खोज हो गई थी। तो पहिए से आप जानते हैं कि गाड़ी वाड़ी बना जा सकती है, तो वो पहिए की जब स्टार्टिंग करी तो बहुत सी चीजों में सुधार आ गया उनका। ठीक है, पहिए से ही क्या होना, चाक शुरू हो गया, तो यानी बर्तन बनाने लगे, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। तो पहिए की खोज आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, कुछ घुमाया नहीं जाता। पहिए की खोज किस काल में हुई, तो आपका नवपाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई, तो आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो साक्ष्य यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि यहाँ के नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अन्न उत्पादक स्थल। तो अन्न उत्पादक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। ये कैसा है, प्रथम उदाहरण है। ठीक है, ये कैसा है, प्रथम उदाहरण है जो अन्न उत्पादक स्थल है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से प्रथम उत्पादक स्थल माना जाता है, तो ये प्रथम उदाहरण के रूप में जाना जाता है मेहरगढ़ को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं कौलडीवा का। तो कौलडीवा क्यों जाना जाता है, क्यों सर्वप्रथम चावल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल की खेती का जो प्राप्त हुआ है, यानी चावल का कहाँ से दाना प्राप्त हुआ है, तो सर्वप्रथम आपसे पूछा जाता है, सर्वप्रथम यानी प्राचीनतम साक्ष्य। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त होता है, तो कौलडीवा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, कौलडीवा से क्या किसका प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है, और ये कैसा है, प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, चलिए अगली की बात करते हैं। तो बुर्ज़होम आपने सुना होगा। बुर्ज़होम कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। वहां पे गर्तवास बना हुआ है, जहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बुर्ज़होम को भी आपको ध्यान रखना है। बुर्ज़होम कश्मीर से क्या हुआ है, तो गर्तवास एक जगह, गर्तवास से क्या हुआ, कब्र में मालिक के साथ किसको दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरे जो पढ़ाया है मैंने, एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होना तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी सारी चीजें रट जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।